नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश में आज से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अस्तित्व में आ गई है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राजेंद्र शुक्ला ने भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बीजेपी की हर सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक चुने गए हैं। जगदीश देवड़ा ने भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7 बार के विधायक देवड़ा मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार शपथ लेगी। विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण से पहले रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत कई मंत्री भी शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज जयपुर के सांगा बाबा मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। भजनलाल शर्मा सांगानेर से पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। हमले में शहीद 9 जवानों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प को निभाते हुए इसे दुनिया के नक्शे में जगह दिलाई है। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश करेगी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कराने के लिए लोकसभा में रखेंगे। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को सदन में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में सरकार की ओर से एक लिखित उत्तर में कहा गया है कि देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 82% की दर से बढ़ी है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 706 हो गई है। एमबीबीएस की सीटों में 122% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 127% की बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 222 एम्स मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एआई मिशन की शुरुआत करेगी, जिसका उद्देश्य एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को स्थापित करना है। एनडीएमए के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय केंद्रीय समिति ने मंगलवार को तमिलनाडु में चक्रवात मिग्जॉम के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिवदास मीणा के साथ बैठक की। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए टीम को 2 भागों में बांटा गया है। केंद्र की एक टीम ने उत्तरी चेन्नई, मध्य चेन्नई, अवाड़ी और तिरुवल्लुर जिलों का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम ने दक्षिण चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में नुकसान का जायजा लिया। तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल 14 दिसंबर को होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज सुबह शाम 5 बजे तक के लिए किए जा सकेंगे। कोई भी सदस्य अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता है और एक से अधिक नामों का प्रस्ताव भी नहीं रख सकता है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। बीआरएस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो स्पीकर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं। तेलंगाना सरकार ने 7 दिसंबर से प्रभावी 50 से अधिक राज्यों के नगर निगमों और अन्य संगठनों के अध्यक्षों के कार्यकाल विस्तार और नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी आदेश जारी किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और सभी के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी गारंटियों को 100 दिनों में पूरा किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि घरेलू पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल्द ही वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों से अयोध्या और सूरत जैसे श्रेणी 2 और 3 के शहरों के लिए समयबद्ध परिचालन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने को कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों से अगले 6 महीनों में नए विमान प्राप्त करने और उनकी तैनाती योजना भी प्रस्तुत करने को कहा है। नागर विमानन मंत्री ने प्रत्येक एयरलाइंस के हवाई किराए स्व निगरानी तंत्र की भी समीक्षा की और कुछ मार्गों पर किराया नियंत्रित रखने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने चक्रवात बिपरजॉय से गंभीर रूप से प्रभावित हुए गुजरात के 338 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने इस साल बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित रहे हिमाचल प्रदेश को भी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से लगभग 634 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और गुजरात सरकार द्वारा आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी के कारण मानवीय जान का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और 20 से अधिक नई नीतियां बनाकर राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तेज विकास देखा गया है। विश्व को आतंकवाद मुक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन आंदोलन में भारत अग्रणी है। भारत यात्रा पर आए 16 अफ्रीकी देशों के पत्रकारों ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत में बदलाव, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और 21वीं सदी में भारत अफ्रीका साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गोपनीय ज्ञापन की खबरें फर्जी और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं है। रांची में रेडियम रोड स्थित कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर मशीनों के माध्यम से आईटी की टीम जांच कर रही है। मिट्टी के अंदर भी जेवरात सहित अन्य सामानों को छुपाकर रखे जाने का अंदेशा है। बताया गया है कि धीरज साहू के घर मिले नकद की अब तक की गिनती में आंकड़ा 500 करोड़ रुपए को पार कर गया है। 17 किलोग्राम आभूषण भी मिले हैं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सकारात्मक निर्णय लेगी। इस संबंध में काम जारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर न जाने की अपील की है। फडणवीस ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। सीबीएसई 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जबकि 13 मार्च 2024 को समाप्त होगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली और चमोली में अब लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में भी सीजन की बर्फ गिर रही है। राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने लगी है। 11 दिसंबर को महानगर में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही, जबकि इसके एक दिन बाद कल मंगलवार को भी शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। हरियाणा सरकार अगले साल राज्य में नई सड़कों के निर्माण पर 3,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे जोर शोर से जारी है। इस यात्रा में 37 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के पंचायतों में पहुंची। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी सुनाई। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 69,300 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। निफ्टी में भी 70 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई।
दुबई में आयोजित COP28 के दौरान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA की शुरुआत हुई। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलवायु कार्रवाई के लिए मजबूत समर्थन को दोहराया। भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष अक्टूबर में 16 महीने के उच्चतम स्तर 11.7% पर पहुंच गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में इसमें 4.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जारी आंकड़ों में इस वर्ष अक्टूबर में विभिन्न निर्माण क्षेत्र में 10.4% की वृद्धि और खनन उत्पादन में 13.1% की वृद्धि दर्शाई गई है। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 6 करोड़ को पार कर गई है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट शेयर बेचकर 2,250 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए स्पाइसजेट के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग में एयरलाइन ने बताया कि जुटाया गया पैसा स्पाइसजेट की उपस्थिति और बाजार पहुंच को बढ़ाने के काम आएगा। इसके अलावा इस फंड से कंपनी को मजबूत वित्तीय नींव मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 7.6% बढ़कर 10,492 करोड़ रुपए रहा। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड की सदस्यता सहित कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के माध्यम से स्वचालित भुगतान की सीमा मौजूदा सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन करती है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.5% दर्ज की गई। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई की दर 4.7% थी। फूड डिलीवरी फर्म स्विगी का कहना है कि उसने पिछले 12 महीने के दौरान डिलीवरी साझेदारों को 102 करोड़ रुपए की ऋण वितरण सुविधा प्रदान की है। इसमें 10.1 करोड़ रुपए की राशि अकेले नवंबर में ही बांटी गई है। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल भेजने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए और टाल दिया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश और अन्य यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद या निर्यात निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला लंदन में इस साल का सबसे महंगा घर खरीदेंगे। करीब 1 सदी पुरानी हवेली एबरकॉनवे हाउस खरीदने के लिए 1,446 करोड़ रुपए में होगी डील। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया। पक्ष में 153 वोट मिले। इसमें भारत भी शामिल रहा। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने विरोध में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत वर्तमान समय में क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों के समाधान के लिए एक साझा आधार खोजने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता का स्वागत करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन को जब तक संभव होगा आवश्यक हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी के कारण वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। वॉशिंगटन के एक फंड रेंजिंग कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी कठोर सरकार में बदलाव लाने की जरूरत है। जो बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त आया जब व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इस सप्ताह इजरायल का दौरा करने वाले हैं और वे इजरायल के वॉर कैबिनेट से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के पाकिस्तानी सेना पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना ने 23 सैनिक मारे गए। आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के चेक पोस्ट को निशाना बनाया। दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के चौथे दिन खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग में दमखम दिखाएंगे। पुरुषों की 5000 मीटर की T13 श्रेणी में भावेश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 16 मिनट 45.41 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। पुरुषों की 5000 मीटर की T13 श्रेणी में सौरभ शर्मा ने रजत प्राप्त किया। दिल्ली के रामकरण सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त करके
कांस्य पदक जीता। महिलाओं की F32, F33 और F34 शॉटपुट में महाराष्ट्र की भाग्यश्री जाधव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 7.60 मीटर तक गोला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों के 200 मीटर रेस के T35 श्रेणी में महाराष्ट्र के अभिषेक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। अभिषेक ने 29.92 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर रेस में ही दिल्ली के जतिन ने दूसरा स्थान प्राप्त करके रजत पदक जीता। वहीं उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर रेस की T11 और T12 श्रेणी में उत्तर प्रदेश की सिमरन वत्स ने 26.21 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आंध्र प्रदेश की ललिता ने रजत और कर्नाटक की ज्योति ने कांस्य पदक जीता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय फुटबॉल टीम के सेंट्रल डिफेंडर अनवर अली 12 जनवरी से कतर में शुरू होने वाले AFC एशियाई कप में नजर नहीं आएंगे। अनवर अली के बाएं टखने में फ्रैक्चर होने की वजह से उन्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली संभावित टीम से बाहर रखा गया है। भारतीय महिला बैडमिंटन जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ताजा BWF रैंकिंग में 4 पायदान के फायदे के साथ 24वें स्थान पर पहुंच गई। 34 वर्ष की अश्विनी और 20 वर्ष की तनिषा ने इस साल जनवरी में साथ खेलना शुरू किया था। दोनों ने रविवार को गुवाहाटी मास्टर्स में सुपर 100 खिताब और तीसरा महिला युगल खिताब जीता था। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बायर्न म्यूनिख के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड की चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह बनाने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दूसरे हाफ में 70 मिनट में बायर्न की ओर से किंग्सले कोमैन ने मैन यू के गोल पोस्ट में गेंद भेजकर टीम की जीत पक्की कर दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड में शूटिंग और फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार निरंतर प्रयासरत है। अभिषेक बच्चन अपनी वॉर फिल्म LOC कारगिल की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। फिल्म के जरिए कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई है। फिल्म की 20वीं सालगिरह पर LOC कारगिल में कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाने वाले अभिषेक ने एक्स पर शूटिंग के दौरान बनाई गई मेमोरीज के बारे में बात की। रजनीकांत ने अपने 73वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। अपनी फिल्म लाल सलाम का रजनीकांत ने फर्स्ट लुक शेयर किया। लाल सलाम के टीजर में रजनीकांत को एकदम अलग लुक में देखा जा सकता है। जनवरी 2024 में पोंगल के दिन लाल सलाम सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। जस्सी जैसी कोई नहीं, घर की लक्ष्मी बेटियां, देवों के देव महादेव में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री मानिनी डे का मानना है कि डेली सोप का हिस्सा बनना चुनौतीपूर्ण है। रैपर MC स्क्वायर ने अपना नया ट्रैक गुरचरी जारी किया है। ट्रैक ब्रिटिश रिकॉर्ड निर्माता एलन सैम्पसन और ADP द्वारा सह निर्मित है। यह ट्रैक स्थानीय कविता के माध्यम से रोमांस और रिश्तों के विषयों की पड़ताल करता है। वेब सीरीज द फ्रीलांसर के लिए नीरज पांडे और भाव धुलिया के कुशल निर्देशन में मोहित रैना और अनुपम खेर जैसे अनुभवी अभिनेताओं के साथ काम करने का लेकर अभिनेत्री कश्मीरा परदेशी उत्साहित नजर आ रही हैं। कश्मीरा शो में आलिया खान का किरदार निभाती नजर आएंगी, जबकि मोहित अविनाश कामत उर्फ द फ्रीलांसर के रूप में नजर आएंगे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी आगामी फिल्म फाइटर के करण सिंह ग्रोवर की पहली झलक साझा की है। पोस्टर में करण वर्दी पहने हुए दमदार लुक में नजर आ रहे हैं।
लाहौर, सूट सूट, इशारे तेरे और मोरनी बनके के लिए जैसे गानों के लिए मशहूर गायक गीतकार गुरु रंधावा ने मंगलवार को अपना नया एकल एल्बम जी थिंग जारी किया। जी थिंग एल्बम में गुरु को बोहेमिया, शहनाज गिल, सुख ई और अर्जुन जैसे कलाकारों के साथ सहयोग करते हुए देखा गया है। वेब सीरीज पंचायत से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बना चुके अभिनेता जितेंद्र कुमार की आगामी फिल्म ड्राई डे जल्द ही दर्शकों के बीच होगी। 22 दिसंबर को इसका वर्ल्ड प्रीमियर होगा। शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म डंकी के रिलीजिंग से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ से बचने के लिए शाहरुख खान ने अपना चेहरा छुपा रखा था। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।